है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, जो शुरू से पढ़ते हैं। फिक्शन एकेडमी में आपका वेलकम है। सबसे पहले हमको जानना है बेसिक से साइंस। ये मेरा पहला वीडियो है, मे बी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रहा हो, एंड मेरा कैमरा प्रेजेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो मे बी आई विल बी हेजिटेटिंग वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक तो कर ही देना, क्योंकि पढ़ाता तो मैं अच्छा ही हूँ, तभी आया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे, एकदम बेसिक से। साइंस साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, लिखते हो, बोलते हो, सीखते हो, और जितनी भी आपके अंदर जिज्ञासा होती है, एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन साइंस। साइंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस इज़ लाइक अ थॉट प्रोसेस इन योर माइंड। जो कुछ भी आप सोचते हो, समझते हो और जानते हो, वो सारी की सारी साइंस ही होती है। साइंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, जिसे कुछ लोग सब्जेक्ट किताब पुस्तक के नाम से जानते हैं कि साइंस इज़ अ टफ सब्जेक्ट। ये सब कुछ नहीं होता। साइंस इज़ बेसिकली द नेचर ऑफ द ह्यूमन। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते, ये सारी चीज़ें जो हैं साइंस के अंडर आती हैं। इसलिए हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान विज्ञान बेसिकली दो वर्ड से बना है, वि और ज्ञान। वि मतलब होता है वस्तु, और ज्ञान का मतलब होता है किसी की भी चीज़ के बारे में ज्ञान लेना, यानी वस्तु का ज्ञान। जब भी हम किसी वस्तु के प्रति जिज्ञासा दिखाते हैं, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को, उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, उसको जानना चाहते हैं, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ साइंस। मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ने हैं बेसिकली साइंस के कुछ ब्रांचेस। 10th तक देर आर नो ब्रांचेस, बट 11 से ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं। बट उनको डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में, विच इज फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, इसे आप भौतिकी भी कह सकते हो। सेकंड इज केमिस्ट्री, विच इज रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। एंड द लास्ट इज, जो आपको पढ़ना रहता है, बायोलॉजी, ऑल्सो माई फेवरेट स्ट्रीम, विच इज कॉल्ड जंतु या जीव विज्ञान। ठीक है, मोटा मोटा आपको समझा तो, अगर आप नए हो तो भौतिकी यानी फिजिक्स, जो हमारे सराउंडिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि चाल, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्टोर्शन, एवरीथिंग, वो सारा हम फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। एंड द केमिस्ट्री, जो केम नाम से बना है, केमिकल। केमिकल मीन्स रसायन, यानी कि आप जितनी भी रासायनिक पदार्थों एवं उनके गुणों, यौगिक तत्वों के बारे में पढ़ते हो, वो सारी की सारी केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज जीव विज्ञान, जिसके अंदर आप विभिन्न प्रकार के संसार में उपस्थित जीव एवं जंतु और जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हो। एंड बेसिकली बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। सब्जेक्ट सब अच्छे होते हैं, बट बायोलॉजी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और अगर आपको साइंस की परिभाषा ना पता हो, तो साइंस की परिभाषा है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब जब आप किसी भी वस्तु के बारे में सीक्वेंस से, या फिर आप कह सकते हो सीढ़ी दर सीढ़ी से पढ़ाई करते हो या ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। मेरा आई कांटेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, आई एम वॉचिंग यू। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लास 10th की जो साइंस है, क्लास 10, वरी मत होना, क्योंकि 10th की साइंस भी पूरी मैं ही पढ़ाऊंगा। 10th में जो आपकी साइंस है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 क्या 4 पार्ट में। एक इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करना, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी पार्ट। अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री, अगर आप बुक देखोगे अपनी, तो जो आपकी बुक्स हैं उसमें पहला जो सेक्शन आता है वो है केमिस्ट्री का। उसके चैप्टर 1 है रासायनिक समीकरणें, रासायनिक समीकरणें
एवं अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं। बुक चैप्टर के नाम पे मत जाना, चैप्टर का नाम बुक कभी बार चेंज भी कर देती है, जिसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, तो एक ही चीज है, एक ही उसमें टॉपिक्स वगैरह आएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सेकंड इज अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा है आपका धातु एवं अधातु। चौथा है आपका कार्बन तथा इसके यौगिक। ये है आपका केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक, अगर आप फटाफट अगर आप नोट करना चाहते हैं, नोट्स लेके साथ में बैठे हैं, नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या फिर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर में पढ़ाने नहीं जा रहा, तो ऊपर ऊपर आपको बता दे रहा हूँ इस चैप्टर का क्या मतलब है और इसमें आपको क्या क्या हेडिंग देखने को मिल सकती हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिकली आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो ये हैं, जैसे आप इसकी हाईलाइट पॉइंट जान सकते हो कि रिएक्शन क्या होता है, यानी कि हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अभिक्रियाएं क्या होती हैं हमको सबसे पहले ये जानना है, और इसके प्रकार कितने होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे, फिजिकल या फिर केमिकल, भौतिक अभिक्रियाएं या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। हम्म, 1 2 3। रिएक्शन क्या कितने कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये तो परिवर्तन के अंडर आ जा सकते हैं, आप इसको कह सकते हो चेंजेस, यानी कि परिवर्तन। अब इसी के कुछ हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। रिएक्शन के हम लोग को टाइप्स पढ़ना है। देखो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है ना। इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, ऊपर आप देख लेना, बार बार लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रिएक्शन के टाइप्स इसमें बोला जाता है, जैसे कि आपके बुक में होगा संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट या सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। देखिए, बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इतने में ही आपका पूरा चैप्टर खत्म, बस इतना ही है, इसके बाद कोई चैप्टर बचा नहीं। बट आपको मैं बता दूं, इतने के ही अंदर बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। परिवर्तन के प्रकार उसमें बता दिया, परिवर्तन की परिभाषाएं, उसके एग्जांपल्स है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल, वियोजन के कुछ टाइप्स होते हैं। उसके बाद विस्थापन के कुछ प्रकार होते हैं, द्विविस्थापन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये सारी, इसके बाद इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, फिर ये सारी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें ये चैप्टर चला जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, जो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। देखो, ये चैप्टर इजी है क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को ऑलरेडी कक्षा 8 कक्षा 7 वगैरह के बुक में पढ़ चुके हो। एसिड माने जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस माने जो स्वाद में थोड़े से कसैले,
होते हैं जो कड़छाते हैं, और सॉल्ट माने लवण, यानी कि जो आप अपने घर में साधारण खट्टा नमक देते हो वही वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसके गुण बताए गए हैं कि अम्ल होता कैसे है। लिटमस पेपर के बारे में जिसमें आता है आपका इंडिकेटर, हिंदी में उसको सूचक कहते हैं, सूचक के प्रकार हैं। फिर उसके बाद इसमें पीएच पैमाना है, पीएच स्केल, जिसमें आप लोग एसिडिटी और एल्किलिटी आप दोनों के बारे में डिफरेंस निकालते हो कि अगर किसी का पीएच लेवल कम है तो वो एसिड होगा कि वो बेस होगा, अगर पीएच लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें आर्हीनियस के क्या कहते हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ उनकी थ्योरी हैं, उसके बारे में बताया गया, उनके सिद्धांत वगैरह हैं। ये सारी चीज़ों पर ये चैप्टर पूरा डिपेंड है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 3। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 है आपका धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातु अधातु भी आप लास्ट ईयर अपने कक्षा 8 के सिलेबस में, लास्ट क्या कह रहा हूँ, कक्षा 8 के सिलेबस में या कक्षा 7 के 6 में पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आए हो धातु और अधातु क्या होते हैं। धातु सबसे बेसिक चीज जिसमें आप कहोगे कि जो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिनमें हीट ट्रांसफर होती है, उसे हम धातु कहते हैं। और जिनमें ये दोनों चीजें नहीं हो पाती उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इनके एक और बीच में आता है जिसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं, जिसे उपधातु या अर्धधातु के नाम से कहा जाता है। तो इसमें एलॉय नाम का भी एक कंजप्शन है जो दोनों के बीच का है। जैसे कि उसके अंदर अगर उसको ज्यादा हीट दे देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करने लगता है, जो क्लास 12th का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड माने कि कार्बन और इसके यौगिक। राइटिंग में समझ में आए तो फिर इट्स योर फॉल्ट, मैं क्योंकि बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। कार्बन और इसके यौगिक का मतलब क्या है, कार्बन और इसके यौगिक, इसमें आप पढ़ोगे कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयोजकताएं क्या होती हैं, कार्बन की क्या कहते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप आपने क्लास 8th के सिलेबस में पढ़ा होगा, जिसमें कार्बन के अपर रूप हीरा ग्रेफाइट को बताया गया था। सेम सेम इसी में कोई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसमें कार्बन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया, और सबसे मेन पार्ट इज कि इसमें दिया गया है IUPAC विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के अंडर आने वाले सभी भी केमिकल यानी यौगिकों का नामकरण करते हैं। ये एक ऐसी यूनियन है जिसके अंडर सभी भी केमिकल्स का नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। और अगर बैकग्राउंड में आपको व्हीकल्स की साउंड आ रही है, नॉइस आ रही है, हॉर्न्स की, तो प्लीज़ बेयर इट। जब तक हमारा स्टूडियो नहीं बनता, वी हैव टू मैनेज इट एनी हाउ। उसके बाद हम लोग चलते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। आपका मिड सेक्शन जो है वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री लास्ट सेक्शन है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखना तो पहले के 4 लेसन आपके केमिस्ट्री हैं, 1 to 4 जो है वो आपका केमिस्ट्री आता है। उसके बाद 5 से 8 तक आपका बायो सेक्शन आता है। फिर उसके बाद आपका 9 to 12 वो है फिजिक्स। और उसके बाद 13th चैप्टर आपका है इन्वायरमेंटल साइंस। उसकी बात बाद में करेंगे। बायोलॉजी में आपका जो है पहला चैप्टर और आपके बुक का 5वां चैप्टर वो है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस या लाइफ साइकिल। ठीक है, इसको आप लाइफ साइकिल भी कह सकते हो, लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हो। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, एग्जैक्टली बुक से नाम मैच करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक लिविंग बीइंग, जो भी एक जीवित वस्तु होती है और जो निर्जीव वस्तु होते हैं, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। टेल मी कि क्या नॉन लिविंग और लिविंग ग्रोथ करती हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इसे आप लोग कमेंट में पास करना। क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दोनों
में ग्रोथ होता है या होती है। ठीक, इसको आप लोग कमेंट में डिस्क्राइब करके मुझे बताओ व्हाई एंड हाउ। लाइफ साइकिल पे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन और आपका क्या कहते हैं डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इलोंगेशन, वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ें। इसमें आप तीन मेजर चीज़ें, तीन चीज़ों को लेके चलोगे एक साथ। जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ोगे कि हाउ प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, यानी कि वेपराइजेशन होती है। उसके बाद आप पढ़ोगे कि जंतुओं में कैसे होती है, यानी नॉर्मल जितने भी जंतुएं होती हैं। उसके बाद आप स्पेशली पढ़ोगे कि वही चीज़ ह्यूमन बींग्स में भी कैसे होती है। लाइक सबसे पहले उसमें दिया गया है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण आपको ऑलरेडी पता होगा। स्वपोषण, स्वपोषण, परपोषण, माय मिस्टेक। उसके बाद आप लोगों ने पोषण के प्रकार भी जानते होंगे, न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स, वाटर, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन होता है और अदर जंतुओं में कैसे रेस्पिरेशन होता है और प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, विच इज थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के भी दो पार्ट्स इसमें हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एवरीथिंग आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है पाचन कैसे होता है। उसके बाद आपको पौधों में भी सेम आपको पढ़ना है, जिसमें आप जाइलम और फ्लोएम के कार्य पढ़ोगे। कक्षा 9 में आपने बायोलॉजी के चैप्टर 2 में जो आपका टिश्यू है उसमें आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा और कार्य जाने थे। इसमें ही उसका थोड़ा सा इलोंगेशन है। उसके बाद है आपका डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है पौधों में, मनुष्यों में और अदर जंतुओं में। पौधों में डाइजेशन नहीं होता, पौधों में जो होता है आगे का एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है, विच इज फूड स्टोरेज करके आगे बढ़ाना। वो एक्स्ट्रा चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2 और आपका चैप्टर नंबर 6 बुक का, जो है आपका समन्वय एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय एवं नियंत्रण वेरी गुड चैप्टर और मेरा बहुत ही अच्छा फेवरेट चैप्टर में से आता है। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कंट्रोल और उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। और पौधों में भी सेम, माने कि अगर एक प्लांट है, उस प्लांट की ग्रोथ हो गई, उस प्लांट की जो एज होती है और उस प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि लाइफ स्पेन या स्पैन, वो किस पे निर्धारित करती है। ये सारी की चीज़ें, सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि एक प्लांट जो होता है वो ग्रोथ कैसे करता है, उसमें मैच्योराइजेशन कैसे आता है और उसकी सेल डिवाइड कैसे करती हैं प्रॉपर तरीक़ों से, उसकी एज कैसे निर्धारित होती है, उसका लाइफ स्पैन यानी कि लाइफ साइकिल, जीवन चक्र है ना, वो कितना होता है, कैसे होता है, कब होता है। और यही सेम चीज़ आप मनुष्य में पढ़ोगे कि मनुष्य में किस प्रकार के क्या क्या हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन शब्द आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो। हार्मोन जो होता है बेसिकली हमारे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन को कैरी करता है, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क होता है। हार्मोन जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ कराना, हमारे अंदर मैच्योराइजेशन लाना, हमारे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब एक होती है लंबाई, जिसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें हम लंबे होते हैं 18 से 20 वर्ष की आयु तक। और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें हमारी बॉडी की मसल्स ग्रोथ होती हैं, जो प्यूबर्टी के बाद आती हैं। प्यूबर्टी यानी कि यौवनावस्था। यौवनावस्था से याद आया, इसके नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपने कक्षा 8 में तीसरे दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जनन, और आपके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप बेसिकली पढ़ोगे कि पौधों में जनन किस प्रकार होता है। जनन का अर्थ होता है अपने समान संतति या अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतति की उत्पत्ति करना या उनको जन्म देना या अंडे देना। कुछ जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जिन्हें हम लोग ओविपोरस कहते हैं, और जो जंतु अंडे नहीं देते सीधा बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें वेविपोरस कहते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग तब जानेंगे। उसके बाद इसमें पौधों में हमको जानना है कि पौधे जनन कैसे करते हैं, इनमें कितने प्रकार के जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, किए भी होंगे पौधों में, जैसे कलम लगाना हो गया, गुटी बंधन हो गया, ये सब आपने अपने बचपन में अभी करी होगी, आपने करते हुए देखा होगा, बट आपको उसका मेथड करेक्ट नहीं मालूम है, या फिर आपको उसका ये नहीं पता था कि ये इसके अंडर आता है। इसके बाद आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है आपका, वेरी डिफ़िकल्ट बट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि आप, ये है चैप्टर आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे आप ध्यान से अगर देखो कि आपके बॉडी के कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, जैसे आपकी आंखें हो गई, नाक हो गया, चीक्स हो गए, आपके लिप्स हो गए, या आपकी हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स से थोड़ी थोड़ी लिंक करती है, कभी कभार तो 100% लिंक करती है कि आपकी आंख एकदम सिमिलर है आपके फादर से या आपके मदर से। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप दिखते एकदम अलग हो, आपकी बॉडी एकदम अलग है, आपके माइंडसेट अलग है, आपका एजुकेशनल सिस्टम अलग है, बट आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके पेरेंट में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से मैच करती है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं हम लोग पढ़ेंगे किसमें, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जिसके फादर कौन माना जाता है, मेंडल। इसके फादर जो हैं जेनेटिक्स के मेंडल माने जाते हैं। ठीक है, माने क्या है ही है वो, क्योंकि उन्होंने ही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। इनके बारे में एक ब्रीफ पूरा इनका जीवन परिचय दे रखा है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमको फिजिक्स वाले पोर्शन पे बढ़ना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स वाले पोर्शन पर। शुरू शुरू में मुझे बड़ा घबराहट फील हो रहा था कि कैसे आई विल टीच यू, बट नाउ आई एम लाइकिंग इट यार, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी फन, क्योंकि मैं आपको अज्यूम कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने ही बैठे हो। अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स के पोर्शन पर। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इतना कॉमन कि आप ऊब गए होगे इसको पढ़ते पढ़ते। लाइट यानी कि प्रकाश, जिसमें आपको कुछ घटनाएं पढ़नी है। बेसिकली दो ही घटनाएं मेन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, और अब 10 में भी पढ़ोगे। बट 6, 7 में, 8 में ये डिफरेंस था कि उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें। इसमें आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको प्रकाश का टर्म पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, दर्पण वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 2 आपका है आपका मानव नेत्र, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है मानव नेत्र लिखा है तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, और मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, इसके फंक्शन, इसकी समंजन क्षमता, इसके रोग। मानव नेत्र में बहुत सारे रोग भी होते हैं। मोतिया बिंदु सबसे कॉमन आपने सुना होगा, आपकी गांव में कोई दादी या कोई दादा क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का चश्मा गॉगल्स लगा करके टहलते हैं, जिसमें उनको मोतिया बिंदु की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और एक आ बिंदुता होता है, जरा दूरदर्शिता होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसमें आपके घर वालों को पास की चीजें, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए वो लोग चश्मा यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, वो सारी चीजें। ये सारी चीजें पढ़ना है। इसमें आपको एक चीज पढ़ना है, प्रिज्म। प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण आपने पढ़ा होगा, या आपको लगता होगा कि लाइट जो होती है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर कलर्स होते हैं, नहीं पता तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछता हूँ, इसको आप लोग कमेंट में बताना मुझको, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्रकाश का क्या रंग होता है, क्या रंग होता है। माने कि आप जो सूरज का प्रकाश देखते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ सूरज का प्रकाश, ठीक है ना,
सूर्य का प्रकाश, जो आप लोग सूर्य का प्रकाश देखते हो, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उस सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग होता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही देता है, और आई होप सब दें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका विद्युत। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। विद्युत क्या होते हैं, आपको विद्युत के बारे में पता होगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, जो आपके घरों में आती है ना, जिससे आप लाइट, कूलर, एसी, फैन यूज करते हो। सिटी, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स पढ़ना है। इसमें आपको चार्ज पढ़ना है, यानी कि आवेश क्या होता है। चार्जर सुना था, चार्जर। अगर आपको पता है, एक और आंसर दीजिएगा, चार्जर को हिंदी में क्या कहते हैं? चार्जर जो आप लोग चार्ज करते हो ना, ऐसे होता है। आपके घरों में आपके पास मोबाइल का चार्जर होगा, ये वाला, ये वाला चार्जर होगा ना आपके घरों में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा, तब देखते हैं आपको आता है कि नहीं। और हाँ, इसी के साथ एक आंसर और देना। आप बोलते हैं ना मेरा फोन चार्जिंग में लगा है, तो चार्जिंग को भी हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आंसर देना। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4। हाँ, चैप्टर नंबर 3 की थोड़ा और बात कर लें। चैप्टर नंबर 3 में आपको और भी सारी चीजें मिलेंगी। एसी करंट, डीसी करंट, एसी डीसी पता ही होगा आपको, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर, बैटरी से जो आते हैं उन्हें हम लोग डीसी बोलते हैं, और जो आपको ट्रांसफार्मर से या फिर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से जो आती है आपके खंभों के थ्रू, तारों के थ्रू, उसे हम लोग एसी बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें आपको विद्युत से चलने वाले उपकरण पढ़ने, जैसे कि बल्ब, प्रेस, आपका जनरेटर जो बिजली खुद बनाता है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे विद्युत हीटर वगैरह आपको पढ़ना है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा कम टर्म को ही यूज करेंगे। उसके बाद चौथा है विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बेसिकली मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बोलता हूँ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा है व्हीकल के साउंड, तो थोड़ा सा बेयर करना, मैं कोशिश करूंगा कि एआई के थ्रू इसको रिमूव कर सकूं, बट हाँ, समहाउ प्लीज बेयर इट फॉर फ्यू डेज, वी विल फिक्स इट सून। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके टर्म आपको खुद ही पता चल गया होगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो आपने पढ़ा तीसरे चैप्टर में, जस्ट अगले चैप्टर में फिर से वापस पढ़ना है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और इसमें आपको पढ़ना है विद्युत धारा से जो चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिज्म के जो इफेक्ट्स निकलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, और आपको मैं बता दूं, हल्के मत लेना, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ ले गए तो 50% बच्चे, 60% बच्चे इसमें अटक जाते हैं कि इसका टर्म क्या होगा, इसके सूत्र क्या होंगे, इसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसके सवाल कैसे लगाए जाएंगे। तो प्लीज ये दो चैप्टर को हल्के मत लेना, बाकी ले लो, बाकी क्योंकि हम हैं तो हल्के ही है, बाकी ये दो चैप्टर को हल्का मत लेना, इसको सीरियसली पढ़ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, यानी कि आर इन्वायरमेंट। हिंदी लिख दे रहे हैं, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। इसमें आपको बेसिकली पर्यावरण के बारे में जानना है। पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, भूगोल वगैरह आपने एसएसटी यानी सोशल साइंस वगैरह में पढ़ ही रखा होगा, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको इसमें फूड चेन के बारे में पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यही है, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन कैसे कि कैसे एवरी जितने जानवर होते हैं वो आपस में किसी न किसी डॉट से कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये था आपका ओवरऑल। अच्छा, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चैप्टर का, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अगर बुक है तो आप इनको रफली नोट कर सकते हो। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कि आप इसे फेयर नोट्स में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो आप जस्ट उसको देख के समझ जाओ। और नेक्स्ट चीज इज कि ये सारे चैप्टर जो हैं आपको पूरे के पूरे ओवरऑल कक्षा 10 में पढ़ने हैं। 13 चैप्टर हैं, और यही 13 चैप्टर्स में से कुछ टर्म्स डिलीट हुए हैं, कुछ टर्म्स ऐड तो नहीं करे गए, बट कुछ टर्म्स जो हैं वो हमेशा डिलीट करते रहते हैं। तो डिलीट वाले भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें पढ़ें। आपको आना सब चाहिए, पेपर में भले आए ना आए,
याद रखना, हम लोग पेपर में नंबर अच्छे लाने के लिए नहीं पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़ रहे, ठीक है ना। मेन नॉलेज होता है, नॉलेज आपको हमेशा काम देगा, नंबर आपके जॉब लगाने के काम देंगे। बट आपकी जॉब लग जाएगी तो उससे आप, यार ये टर्म छोड़ो, फालतू बात, मेन बात पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा थोड़ा सा बताना मुझे, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए उससे भी थोड़ा सा सजेस्ट करना। उसके बाद हम लोग 10th के किसी न किसी एक चैप्टर को लेकर के पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि आप पहले केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हो, कि पहले बायोलॉजी, कि पहले फिजिक्स। आसान तो तीनों हैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आगे सब्सक्राइब करके वेट करो मेरा, जल्दी मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय। जितनी भी वीडियो लंबी हो गई हो घसीटो उसको, याद करो, पढ़ाई करो, अच्छे से रहो। और हाँ, गर्मी को बेयर करने के लिए कूलर लगाओ, एसी लगाओ, और पानी पियो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।